इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे ऑडिटरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सिंपल इसमें आपका क्या है, आपका जो एयर है ना उसके हैं 3 पोर्शंस। एक आपका हो गया यहाँ पर ये एक्सटर्नल एयर, उसके बाद यहाँ पर ये मिडल एयर और उसके बाद यहाँ पर ये इंटरनल एयर। एक्सटर्नल में आपकी वही चीज़ें जो हम बाहर से देख सकते हैं, यहाँ पर ये हम ये ऑरिकल को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है उसको देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका होता है ना ये कान का पर्दा, आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारा हो जाएगा यहाँ पर ये आउटर एयर। अब इसमें क्या होगा, जो साउंड है वो आपके यहाँ से ट्रैवल करेगा और वो आपकी जाएगा यहाँ पर ये कैनाल के अंदर, और कैनाल के अंदर जाने के बाद ये जो आपका पर्दा पड़ा हुआ है ना यहाँ पर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको जाके ये ना आपकी स्ट्राइक करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये ना आपकी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, यहाँ से सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे और वो जाएंगे यहाँ पर ना आपकी ये मिडल एयर के अंदर। और उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपकी बोन्स पड़ी हुई हैं ये क्या करेंगे, ये जो आपका साउंड जा रहा होगा इसकी वहाँ पर करवाएंगे एम्पलीफिकेशन। और उसके बाद यहाँ पर ये जो पीछे पड़ा हुआ ना हमारे यहाँ पर ये आपका ये इनर एयर, इसमें हमने देखना यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर, ये आपको जब इसको देखेंगे ना तो ये आपको एज अ स्नेल जो है ना, स्नेल का जो शेल होता है उसकी तरह आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है ये जो आपका स्नेल शेप्ड है ना, यहाँ पर ये आपका ये पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर ये कॉकलिया। इसमें क्या होगा, साउंड यहाँ से आपका जाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जाके आपके वहाँ पर ये वाइब्रेट करवाएगा, साउंड सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ से ये जो आपकी बोन्स पड़ी हुई हैं कौन सी, यहाँ पर ये आपके ऑसिकल्स। इसमें आपको पता है यहाँ पर जो एयर है, एयर के अंदर आपकी होती हैं 3 बोन्स। एक आपकी होती है यहाँ पर ये मैलियस, उसके बाद यहाँ पर ये इंकस और उसके बाद स्टेपीज। ये आपने सिंपल इसमें याद रखना है, जो आपकी ये बोन्स पड़ी होंगी, जो ऑसिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, साउंड को यहाँ से पकड़ के जो है ना ये आपकी जो साउंड वेव्स होंगी इसको यहाँ पर ये कोक्लिया की तरफ लेके जा रही होंगी। अब कोक्लिया जो है इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये आपके जो साउंड है ना ये आपका आगे ट्रैवल कर होगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये आपके हेयर सेल्स वगैरह पड़े होंगे और वहाँ से क्या होगा, ये जो आपका साउंड है ये आपका यहाँ से जाएगा आपकी नर्व के पास, जो आपकी होगी कोक्लियर नर्व। और उसके बाद यहाँ से क्या होगा, जो साउंड है ये आपको पता है आपकी जो नर्व है ये आपकी ब्रेन स्टेम में, उसका वहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। तो वहाँ से क्या होगा, ये जो आपका होगा ना ये साउंड, ये आपका ब्रेन स्टेम की तरफ जा रहा होगा। सिंपल यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे ये एक्सटर्नल एयर, ये आपका होगा यहाँ पर ये आउटर एयर और यहाँ पर ये विजिबल पोर्शन ऑफ एयर। उसके बाद यहाँ पर ये पेशेंट के अंदर ना यहाँ पर ये आपकी ऑडिटरी कैनाल, उसके बाद यहाँ पर ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इसके अंदर आ जाती हैं। इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर जो साउंड है ये क्या करेगा, साउंड को ट्रांसफर करेगा, साउंड वेव्स वाया वाइब्रेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। सिंपल हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये मिडल एयर, इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये एयर फील्ड स्पेस होगी विद 3 बोन्स कॉल्ड द ऑसिकल्स, यहाँ पर ये मैलियस, इंकस और ये स्टेपीज। अब इसमें आपने याद रखना है जो स्टेपीज है, अच्छा ये जो है ना ये आपकी बॉडी की जो है ना ये स्मॉलेस्ट बोन्स है। इसमें भी यहाँ पर ये जो स्टेपीज है ना इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट बोन है आपकी बॉडी की। अच्छा इसके बाद आपने इसमें याद रखना है यहाँ पर ये जो ऑसिकल्स हैं ये क्या करेंगे, ये जो आपकी बोन्स पड़ी हुई हैं ये क्या करेंगे, साउंड को कंडक्ट करेंगी एंड एम्पलीफाई साउंड फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू इनर एयर। सिंपल हो गया। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये साउंड आपका आ गया यहाँ पर ये इनर एयर के अंदर। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये आपका पड़ा हुआ कोक्लिया। अब ये आपने याद रखना है ये कोक्लिया आपका है हेयरिंग के लिए, और ये जो दूसरा है यहाँ पर ये वेस्टिब्यूल, ये आपका होता है यहाँ पर साउंड आपकी जो है ना ये बॉडी को बैलेंस करने के लिए। आपकी ये जो नर्व आ रही होती है ना यहाँ पर ये एयर की तरफ, जो आपकी हेयरिंग और उसके बाद यहाँ पर ये बैलेंस करवा रही होती है, वो कौन सी होती है, यहाँ पर ये वेस्टिब्यूलो कोक्लियर। अब ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर ये वेस्टिब्यूलो कोक्लियर जो है इसके अंदर भी हैं 2 पोर्शन, एक हो गया यहाँ पर ये वेस्टिब्यूलर वाला और दूसरा यहाँ पर ये कोक्लियर वाला। अब हम यहाँ पर देखेंगे पेशेंट के अंदर हेयरिंग को, तो यहाँ पर हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ये आपकी कोक्लिया, और ये जो आपकी होगी ना वेस्टिब्यूलर पोर्शन, जो आपको वहाँ पर ये वेस्टिब्यूल की तरफ आ रहा होगा और वहाँ से जो पेशेंट उसके अंदर ये बैलेंस वगैरह करवा रहा होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगा। अभी के लिए जो भी चीज़ें होंगी ना यहाँ पर ये साउंड से रिलेटेड, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका साउंड आएगा ना यहाँ पर ये इनर एयर के अंदर, तो हमने क्या करना है, इसको ये कोक्लियर वाले पोर्शन की तरफ लेके जाना है और वहाँ से ये कहाँ पर जाएगा, ब्रेन स्टेम की तरफ जा रहा होगा। अच्छा यहाँ पर जो इनर एयर है इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये कोक्लिया पड़ा होगा और ये आपका स्नेल शेप्ड है फ्लूइड फील्ड कोक्लिया। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये बेसिलर मेम्ब्रेन्स होती हैं डेट वाइब्रेट्स सेकेंडरी टू साउंड वेव्स, ये आपको सारा पहले से पता है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन ट्रांसड्यूस्ड वाया स्पेशलाइज्ड हेयर सेल, और उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी ऑडिटरी नर्व सिग्नलिंग होगी और ये जो आपका ब्रेन स्टेम है उसकी तरफ आपकी वहाँ पे जा रही होंगी। तो इसके बाद यहाँ पर आपने याद रखना कि ये जो आपकी फ्रीक्वेंसीज आ रही होती है ना पीछे साउंड की, ये आपकी एक एक पोर्शन पे सारी नहीं जाती। यहाँ पर ये जो आपका कोक्लिया है ना, कोक्लिया के डिफरेंट पोर्शन पे जा रही होती हैं। इसमें आपने सिंपल जो याद रखना है, जब आप बात करेंगे लो फ्रीक्वेंसी की, तो ये जो आपकी एपेक्स है ना, एपेक्स नियर हेलिकोट्रेमा, वहाँ पर आपको सुनाई देगी। और जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स की, तो वो आपको सुनाई देंगे एट बेस ऑफ कोक्लिया। इसको आपने कैसे याद रखना है, सिंपल आपने इसको याद रखना है, जो आपकी लाइट चीज़ें होंगी, जो आपकी लो फ्रीक्वेंसी होगी, आपको पता है जो लाइट चीज़ें होती है जैसे हवा वगैरह आती है, तो वहाँ से जो लाइट चीज़ें होंगी आपकी ऊपर उड़ना शुरू हो जाती हैं, तो ये आपकी चली जाएंगी एपेक्स की तरफ। जब आप बात करेंगे यहाँ पर हैवी चीज़ों की, तो वो आपकी उड़ेंगी नहीं, वो आपकी बेस पे ही रहेंगी। तो इसमें आपने याद रखना है, जब आप बात करेंगे लो फ्रीक्वेंसी की, तो ये आपको सुनाई देगी एपेक्स पे नियर हेलिकोट्रेमा, और उसके बाद जब आप बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी की, तो ये आपको एट बेस ऑफ कोक्लिया जो है ये आपको नजर आ रही होगी। ये जो है ये आपके यहाँ पर ये वाइड एंड फ्लेक्सिबल पोर्शन है, और दूसरा यहाँ पर ये जो
जो है ये आपका थिन एंड रिजिड पोर्शन है। अच्छा, यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये फिजियोलॉजी हो गई, आपको यहाँ पर ये पार्ट्स वगैरह पता चल गया। इसके बाद यहाँ पर जो वेस्टिब्यूल है ना, इसको हम बाद में करेंगे। यहाँ पर ये जो आपकी है ये सर्कुलर कैनाल्स वगैरह, इसको भी हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए हमारी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये फिजियोलॉजी होगी। अब यहाँ पर देखते हैं इन्फेक्शन वगैरह। इसमें सबसे पहले यहाँ पर ये ओटाइटिस एक्सटर्ना, इसमें आपको नाम ही बता रहा है, जो पेशेंट है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी। ओटाइटिस से यहाँ पर आपकी जो है ना इन्फ्लेमेशन होगी एयर की, और एक्सटर्नल यहाँ पर आपको शो कर रहा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या फिर आपका एक्सटर्नल एयर। इसमें क्या होगा, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, मोस्ट कॉमनली होती है ड्यू टू सुडोमोनास। इसके बाद यहाँ पर आपने याद रखना है जो आपके एक्सटर्नल कैनाल है ना, उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपका ये जाएगा वाटर। जैसे पेशेंट जो है ना ये जाके स्विमिंग पूल वगैरह के अंदर नहा रहा होगा, तो वहाँ पर जो उसके एक्सटर्नल कैनाल है ना उसके अंदर जाएगा वाटर, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ना ये इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही होगी। एक यहाँ पर ये वाटर एक्सपोजर, यहाँ पर जो है ये स्विमर्स एयर आपको नजर आएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा यहाँ पर ये आपका ट्रॉमा, कोई भी यहाँ पर जो है ना एक्सटर्नल कैनाल के अंदर कोई भी ट्रॉमा वगैरह होगा, तो उसकी वजह से जो आपकी जो है ना ये एक्सटर्नल कैनाल उसके अंदर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई होगी, ओटाइटिस एक्सटर्ना होगा। और उसके बाद यहाँ पर ओक्लूजन, इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है ना जब ये यूज़ कर रहे होते हैं ना यहाँ पर ये हेयरिंग एड्स वगैरह को, तो उसमें जो बैक्टीरियाज हैं ये आपके यहाँ पर ये ग्रो कर रहे होते हैं, तो जो पेशेंट उसके अंदर ये इन्फ्लेमेशन आपको नजर आ रही होती है। यहाँ पर ये हेयरिंग एड जो आपका जो पेशेंट है जिसको ये सुनाई कम देता है, हेयरिंग एड्स वगैरह को यूज़ कर रहा होगा, उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन हो जाएगी आपके ओटाइटिस एक्सटर्ना। इसके अलावा जो पेशेंट ये हैंड फ्रीज वगैरह को ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें भी आपको ये आपका जो होता है ना ये आउटर एयर, उसमें आपको वहाँ पर ये पेन वगैरह नजर आ रही होती है, तो वो भी क्या होता है, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये ओटाइटिस एक्सटर्ना चल रही होती है। तो इसके बाद जो पेशेंट है यहाँ पर ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर आपके पास प्रेजेंट करेगा विद ओटैल्जिया, पेशेंट को पेन होगी, और जो पेशेंट की पेन है यहाँ पर ये वर्स करेगी विद एयर मैनिपुलेशन। आप जब ये कान को हाथ वगैरह लगाएंगे, कान को छेड़ेंगे, तो जो पेशेंट उसकी जो पेन होगी उसको वहाँ पर वर्स हो रही होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पेशेंट उसको ये खारिश होगी, प्रोराइटिस होगी, हेयरिंग लॉस होगा। उसके बाद यहाँ पर ये डिस्चार्ज वगैरह जो है ना ये आपका वहाँ से ना आपके जो बैक्टीरियाज वगैरह है ये आपको वहाँ पर जो पस वगैरह जो है जो भी चीज़ वहाँ से होगी वो आपकी बाहर की तरफ निकल रही होगी, डिस्चार्ज आपको नजर आएगा। हेयरिंग लॉस जो है इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर जो आपके है ना ये साउंड वगैरह वो आपकी एक्सटर्नल कैनाल के अंदर जाएंगे नहीं, जब ये अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये पस वगैरह पड़ी हुई है, यहाँ पर आपकी जो है ना यहाँ पर ये डिस्चार्ज वगैरह पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, जब ये साउंड आगे नहीं जाएगा तो यहाँ पर जो पेशेंट उसको ये कम सुनाई दे रहा होगा, तो जो पेशेंट उसके अंदर ये हेयरिंग लॉस है ना ये भी आपको साथ साथ ना दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जो ओटाइटिस एक्सटर्ना होगी, इसकी कॉम्प्लिकेशन में आपको नजर आएगी यहाँ पर ये मैलिग्नेंट आपकी ओटाइटिस एक्सटर्ना, या फिर इसके अलावा जो है ना इसको ये नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर जो इन्फेक्शन होगी ये अब यहाँ पे इन्वेड कर जाएगी, इन्वेजिव इन्फेक्शन होगी, और जो पेशेंट उसके अंदर ये ऑस्टियोमाइलाइटिस करवा रही होगी। अच्छा, ये क्या यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेशन है ओटाइटिस एक्सटर्ना की, मोस्ट कॉमनली सीन इन ओल्डर पेशेंट्स विद डायबिटीज। जो पेशेंट्स होंगे ना आपके पास जो आएंगे उसमें यहाँ पर ये ओल्डर पेशेंट्स होंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है वो आपका डायबिटीज़ वाला होगा। उसमें आपको पता है यहाँ पर जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी वगैरह चली होती है, तो जो पेशेंट उसको वहाँ पर ये कम सुनाई दे रहा होगा। हो सकता है जो पेशेंट आपको वहाँ पर ये हेयरिंग एड्स वगैरह यूज़ कर रहा हो, उसको यहाँ पर ये जो है ना यहाँ पर ये ओटाइटिस एक्सटर्ना हुई है, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये कॉम्प्लिकेशन में जो पेशेंट उसके अंदर ये आपकी मैलिग्नेंट जो है ओटाइटिस एक्सटर्ना आपको वहाँ पर नजर आ रही है। इसमें जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा विद स्वेयर ओटैल्जिया, पेशेंट को स्वेयर पेन हो रही होगी, और जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको यहाँ पर ना ये ओटोरिया आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर जो है ना ये फ्लूइड वगैरह आपको वहाँ से बाहर निकल रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी करवा सकती है, पेशेंट के अंदर ये क्रेनियल नर्व पाल्सीज, आपको सारी पाल्सीज वगैरह मैंने आपको करवा दी हैं, कौन सी पाल्सी के अंदर आपको क्या नजर आएगा। और उसके बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ग्रैनुलेशन टिश्यू इन एयर कैनाल। सिंपल हो गया आपके यहाँ पर ये ओटाइटिस एक्सटर्ना। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ओटाइटिस मीडिया। अब इसमें आपको दोबारा से नाम बता रहा है, यहाँ पर ओटाइटिस से इन्फ्लेमेशन होगी एयर की, और उसके बाद यहाँ पर मीडिया आपको शो कर रहा है मिडल एयर। अब इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी मिडल एयर की। इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर ये आपकी होगी किसकी वजह से, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू नॉन टिपिकल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये आपकी किसकी वजह से यहाँ पर थी, आपकी यहाँ पर ये सुडोमोनास की वजह से। ये आपकी किसकी वजह से यहाँ पर ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, या फिर उसके अलावा यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या फिर उसके अलावा यहाँ पर ये मोरेक्सेला कैथारसिस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी एसोसिएशन यहाँ पर हमने देखा था, ये आपका वाटर एक्सपोजर, या उसके अलावा यहाँ पर ये आपका ट्रॉमा, या उसके अलावा यहाँ पर ऑक्लूजन। इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसकी एसोसिएशन है विद आवर स्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन। और जो पेशेंट है इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर जब ये डिसफंक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपके होंगे ना बैक्टीरियाज वगैरह वो आपके वहाँ पर ग्रो कर रहे होंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये विच प्रमोट्स ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनाइजर्स ऑफ ये आपके यहाँ पर ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अच्छा, इसमें सिंपल आपने ये याद रखना है, जो आपके अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के आपके है ना ये बैक्टीरियाज वगैरह, वो जब पेशेंट के अंदर होगी ना यहाँ पर ये स्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन, तो वो आपके वहाँ पर ना ये ग्रोथ कर रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो ओटाइटिस मीडिया है ये आपको कहाँ पर नजर आएगी, ये आपको नजर आएगी बच्चों के अंदर लेस देन 2 years ऑफ एज, आपके वहाँ पे प्रेजेंटेशन में होगा। और जो पेशेंट है ये आपके पास प्रेजेंट करेगा
करेगा विद फीवर, ओटैल्जिया, उसके बाद यहाँ पर ये हियरिंग लॉस। और उसके बाद जब आप यहाँ पे करवाएंगे ना पेशेंट के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये आपकी एक तो होगी एरिथमेटस, उसके बाद यहाँ पर ये बल्ज की हुई होगी, और तीसरा यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एरिथमेटस है, आपको वहाँ पर इन्फ्लेमेशन वगैरह चल रही है, तो ये आपकी वीक होगी, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी रप्चर भी कर सकती है। सिंपल इसमें आपने याद रखना है, फिजिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पर ये बल्जिंग एरिथमेटस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको नजर आएगी और वो जो है आपकी रप्चर भी कर सकती है। इसके बाद यहाँ पर है चीज़ इंपॉर्टेंट, एक यहाँ पर ये मेस्टोडाइटिस। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो आपका होता है ना मिडल एयर, ये आपकी जो मेस्टॉइड होती है ना आपके टेम्पोरल बोन के ऊपर, उसके साथ साथ ना आपको वहाँ पे ये कंटिन्यूटी में होता है। तो इसमें क्या हो सकता है, जो पेशेंट है जब उसके अंदर होगी ये ओटाइटिस मीडिया, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना आपकी आपकी मेस्टोडाइटिस, जो आपकी मेस्टॉइड पोर्शन है आपकी ये टेम्पोरल बोन का, उसके अंदर भी आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, आपकी इन्फेक्शन हो जाएगी मेस्टॉइड प्रोसेस की ऑफ टेम्पोरल बोन, और उसके बाद ये आपको नजर आएगी एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ मिडल एयर कैविटी विद आपकी यहाँ पर ये मेस्टॉइड एयर सेल्स। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है यहाँ पर प्रेजेंट करेगा विद पोस्ट ऑरिकुलर पेन, और यहाँ पर ये एरिथमिया होगा पेशेंट के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर ये स्वेलिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये इन्फेक्शन वगैरह चल रही है, तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी ये करवा सकती है पेशेंट के अंदर ना यहाँ पर ये ब्रेन एब्सेसिस। तो सिंपल आपने इसमें याद रखना है, जब आप बात करेंगे ओटाइटिस एक्सटर्ना की, तो यहाँ पर ये सुडोमोनास, उसके बाद यहाँ पर ये आपकी मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना पेशेंट की प्रेजेंटेशन में क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट उसको ये पेन हो रही होगी और ये आपकी वर्स करेगी विद एयर मैनिपुलेशन। उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये खारिश होगी, प्रोराइटिस होगी, हेयरिंग लॉस होगा, और यहाँ पर ये डिस्चार्ज हो रहा होगा। इसके बाद जब आप बात करेंगे आपकी यहाँ पर ये ओटाइटिस मीडिया की, तो यहाँ पर बैक्टीरियाज कौन से, यहाँ पर ये आपके 3 बैक्टीरियाज हैं। इसके बाद यहाँ पर ये आपकी एसोसिएशन है विद अवर यूस्टेशियन ट्यूब डिस्फंक्शन, और यहाँ पर क्या होगा, जो बैक्टीरियाज हैं ये आपके वहाँ पर ना ये ग्रोथ कर रहे होंगे। बच्चों के अंदर आपको नजर आएगी, ये आपको ना मोस्टली जो है ये आपको कहाँ पर नजर आएगी, बड़ों के अंदर नजर आएगी। इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये फीवर, ओटैल्जिया, और उसके बाद यहाँ पर ये हेयरिंग लॉस आपको नजर आ रहा होगा। और जो पेशेंट है उसके अंदर ये फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर ये बल्जिंग एरिथमेटस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये आपकी रप्चर भी कर सकती है। इसके बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे पेशेंट के अंदर ये मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना की, तो उसमें आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या नजर आएगा, यहाँ पर ये ग्रैनुलेशन टिश्यू इन एक्सटर्नल एयर। इसके बाद यहाँ पर ये मेस्टोडाइटिस, तो इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये ब्रेन एब्सेस वगैरह करवा सकती है। पेशेंट की यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया आपको वहाँ पर ये नजर आएगी। मेस्टॉइड जो प्रोसेस है टेम्पोरल बोन का, उसके अंदर वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकती है। और उसके बाद जो पेशेंट है आपके पास प्रेजेंट करेगा विद पोस्ट ऑरिकुलर पेन, एरिथमा एंड स्वेलिंग। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना हमारे यहाँ पे हेयरिंग लॉस वगैरह, इसको भी यहाँ पर ही देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 टाइप्स के आपके हेयरिंग लॉस हैं। एक यहाँ पर ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, और दूसरा यहाँ पर ये सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। अच्छा, यहाँ पर ये आपको नाम ही बता रहा है, जो पेशेंट उसके अंदर ये कंडक्शन नहीं होगी, तो कंडक्शन जब नहीं होगी तो जो पेशेंट उसके अंदर ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आपको नजर आ रहा होगा। इसमें क्या होगा, जब ये कंडक्शन की आप बात करेंगे तो हो सकता है आपकी जो एक्सटर्नल कैनाल है उसके अंदर आपको वहाँ पे ये कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हुई है, और वहाँ पर आपकी ये ना ये पस वगैरह पड़ी हुई है, आपकी ये फ्लूइड वगैरह पड़ा हुआ है, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पर ये ओटोस्क्लेरोसिस है, तो ये क्या होगी, यहाँ पर ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। और उसके बाद यहाँ पर जो सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, यहाँ पर जो आपकी कोक्लियर नर्व है ना उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो पेशेंट उसके अंदर ये कोक्लियर डिजीज हो सकती है, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये जो कोक्लियर नर्व है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो पेशेंट उसके अंदर ये क्रेनियल नर्व जो है उसकी वहाँ पे ये डैमेज वगैरह हो सकता है। तो ये सिंपल आपके यहाँ पे ये 2 टाइप्स के यहाँ पर ना ये हेयरिंग लॉस है। इसमें हमने देखना है जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा, तो हमने डायग्नोज करना है कि पेशेंट को कौन से यहाँ पर ना ये हेयरिंग लॉस है, कंडक्टिव है या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। तो इसमें सिंपल जब आपने पेशेंट आपके पास आएगा तो जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है इसको आपने डायग्नोज करना है। तो एक तो चीज़ यहाँ पर है, जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ना ये ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब यहाँ पर है ये 2 टेस्ट, एक यहाँ पर ये वेबल्स टेस्ट और दूसरा यहाँ पर ये रिने टेस्ट। अब जब पेशेंट आपके पास आएगा ना, तो आपको पता है जो पेशेंट आपके पास आएगा वो आपको बताएगा कि मुझे जो है ना एक साइड से कम सुनाई देता है, हेयरिंग लॉस जो है ना वो आपको वहाँ पे बताएगा। अब नॉर्मली क्या होता है, जब आप जो पेशेंट है ना जब ये करवाएंगे पेशेंट के अंदर ये वेबल्स टेस्ट, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो आपके होते हैं ना ये ट्यूनिंग फॉक, आप इसके वहाँ पे वाइब्रेशन करवाते हैं और ये आप रख देते हैं ट्यूनिंग फॉक ऑन वर्टेक्स ऑफ स्कल। इसको ना अब ये आपकी जो होते हैं ना वर्टेक्स वहाँ पे आप रख देंगे, आपकी जो है ना ये फ्रंट वाला जो आपका पोर्शन है यार ये स्कल वाला, वहाँ पे आप इसको रख देंगे। और उसके बाद क्या होगा, जो पेशेंट है उससे आप पूछेंगे कि आपको किस साइड पे सुनाई दे रहा है। अगर आपका जो पेशेंट है वो आपको बताएगा कि मुझे एक साइड पे ज़्यादा सुनाई दे रहा है, दूसरी साइड पे कम सुनाई दे रहा है, तो ये सिंपल हो गया, जो पेशेंट है उसके अंदर होगा यहाँ पर ये हेयरिंग लॉस। अगर जो पेशेंट है ये आपको बता देगा कि मुझे दोनों साइडों पर बिल्कुल सेम सुनाई दे रहा है, कोई लोकलाइजेशन वगैरह नहीं है, कहीं पर भी उसको ज़्यादा या फिर कम सुनाई नहीं दे रहा, दोनों साइडों पर उसको बिल्कुल सेम सुनाई दे रहा है, तो ये आपका जो पेशेंट है आपका टोटली नॉर्मल होगा। जब जो पेशेंट है उसके अंदर होगा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। अच्छा, यहाँ पर ना ये चीज़ है, जब आप जो पेशेंट के अंदर करवाते हैं ना वेबल्स टेस्ट, तो ये आपको कंफर्म नहीं करता कि जो पेशेंट उसके अंदर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है या फिर पेशेंट के अंदर सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, लेकिन ये आपको बता देता है कि जो पेशेंट है उसके अंदर ना हेयरिंग लॉस है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप बात करेंगे ना यहाँ पर ये हेयरिंग लॉस की, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोबारा से रखेंगे यहाँ पर ये वर्टेक्स के ऊपर, और जो पेशेंट है उसके उससे आप पूछेंगे कि आपको किस साइड पे कम सुनाई दे रहा है और किस साइड पे आपको ज़्यादा सुनाई दे रहा है।
जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डायरेक्टली वाइब्रेशंस वगैरह आपको वहाँ पे चल रही हैं और यहाँ से क्या होगा, ये आपकी ट्रैवल करती-करती जाएँगी और यहाँ पर जो आपकी है ना ये बोन्स वगैरह, उसको जाके यहाँ पे ऑसिलेट करेंगी और यहाँ पर जो पेशेंट है उसको जहाँ पर प्रॉब्लम होगी उस साइड पे उसको ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा। इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ना ये बैकग्राउंड नॉइज़ेज़ वगैरह नहीं आ रही होंगी, यहाँ पर ये आपकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है ना, तो यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ेज़ हैं ये आपको वहाँ पर सुनाई नहीं दे रही होंगी। तो इस साइड पे क्या होगा, जो पेशेंट है उसको ये जो आपकी होगी ना ट्यूनिंग फॉर्क, इसका साउंड उसको इस साइड पे ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा, जो आपकी यहाँ पर ना बैड साइड होगी। इसके बाद जब आप बात करेंगे दूसरी वाली नॉर्मल वाली साइड की, तो उसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसको जहाँ पर उसकी साइड जो उसकी नॉर्मल होगी ना, वहाँ पर उसको कम सुनाई दे रहा होगा। एज़ कम्पेयर टू बैड एयर, जो उसकी यहाँ पर जो आपकी सेम वाली साइड होगी ना, जो उसकी सेफ वाली साइड है, जो उसको वहाँ पे बिल्कुल ठीक वाली साइड है, वहाँ पे उसको कम सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये डिक्रीज़ ट्रांसमिशन ड्यू टू बैकग्राउंड आपकी यहाँ पर ये नॉइज़ेज़। इसके बाद दूसरी यहाँ पर ये सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी नर्व ही डैमेज है। जब आप इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर ये ट्यूनिंग फॉर्क को, तो जो जिस साइड पे आपकी नर्व डैमेज है वहाँ से तो उसको सुनाई नहीं देगा। तो इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है ना, जो उसकी वहाँ पे ठीक वाली साइड होगी वहाँ पर उसको ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा और जो उसकी वहाँ पे प्रॉब्लम वाली साइड होगी वहाँ पर उसको कम सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पर ना पेशेंट के अंदर सिंपल ये है कि जो पेशेंट है उसके अंदर एक साइड पे उसको ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा और एक साइड पे आपको कम सुनाई दे रहा होगा। बुक से तो आपको पता चल गया यहाँ पर ये हियरिंग लॉस जो है, जब आपके जो पेशेंट उसके अंदर होगा कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तो जो उसकी साइड होगी जहाँ पर ये बैड होगी वहाँ पर उसको ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा और जो उसकी वहाँ पे ये नॉर्मल वाली साइड होगी वहाँ पे उसको कम सुनाई दे रहा होगा। इसी तरीके से जब आपका जो पेशेंट उसके अंदर होगा ये सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तो जो उसकी वहाँ पे नॉर्मल वाली साइड होगी वहाँ पे उसको ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा और जो उसकी वहाँ पे ये प्रॉब्लम वाली साइड होगी वहाँ पे उसको कम सुनाई दे रहा होगा। लेकिन जब आप एक्चुअल प्रैक्टिस में देखेंगे तो वहाँ से आप ना ये वेबल्स टेस्ट के थ्रू आप ये निकाल नहीं सकते। तो उसमें आपने क्या करना है, पेशेंट के अंदर करवाना है यहाँ पर ये रिनेज टेस्ट और इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है ना ये ट्यूनिंग फोक इसको आप रखेंगे यहाँ पर ना, सबसे पहले यहाँ पर मेस्टॉइड पोर्शन के ऊपर और उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो मेस्टॉइड प्रोसेस है ना, वहाँ से आपकी जो है ना ये आपकी आपकी वेव्स वगैरह वो आपकी ना यहाँ से बोन्स के थ्रू आपके वहाँ पर ना कंडक्ट करके साउंड को लेके जा रही होंगी। इसके बाद क्या होगा, जो पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे अभी सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको सुनाई नहीं देगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, जब उसको सुनाई नहीं देगा आप यही जो ट्यूनिंग फोक है इसको ये फ्रंट ऑफ एयर पे लेके आ जाएंगे। अच्छा, जब तक आप यहाँ पर ये बोन के ऊपर रख रहे हैं तो ये आपकी होगी बोनी कंडक्शन और जब आप इसको फ्रंट ऑफ एयर पे लेके आ रहे हैं तो ये आपकी होगी एयर कंडक्शन। अब नॉर्मली क्या होता है, जो आपके होते हैं ना ये एयर कंडक्शन, ये आपकी होती है मोर एज कम्पेयर टू बोन कंडक्शन। जब तक आप यहाँ पर ये बोन के ऊपर रखे होंगे तो जो पेशेंट है उसको वहाँ पे सुनाई देता रहेगा। लेकिन क्या होगा, जब उसको वहाँ पे ये बोन के ऊपर रखने के बाद सुनाई नहीं दे रहा होगा तो आप उसको यहाँ पर ना ये कान के पास लेके आ जाएंगे तो फिर उसको दोबारा से सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो एयर कंडक्शन होती है ये आपकी मोर होती है एज कम्पेयर टू बोन कंडक्शन, तो ये नॉर्मल है। अच्छा, इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर कंडक्टिव हियरिंग लॉस की, तो इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर जब आप इसको रखेंगे ना सबसे पहले यहाँ पर ये आपकी बोन के ऊपर तो उसको सुनाई देगा और उसके बाद जब आप जो है ना, जब आपको पेशेंट बताएगा कि मुझे जो है ना ये बोन के ऊपर अब सुनाई देना कम हो गया, तो आप क्या करेंगे, इसको दोबारा से लेके आ जाएंगे यहाँ पर एयर के पास और जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पे देखेंगे आपकी यहाँ पर ना एयर कंडक्शन। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर एयर कंडक्शन उसको वहाँ पे सुनाई नहीं दे रही होगी। यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ना वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हुई है या फिर कोई भी आपके वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसको वहाँ पे एयर कंडक्शन जो है ये आपकी एबनॉर्मल होगी। तो इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये बोन कंडक्शन जो है ये आपकी मोर होगी एज कम्पेयर टू एयर कंडक्शन। नॉर्मली क्या होता है, जब आप ये पेशेंट के अंदर ना ये एयर के पास उसको वहाँ पे जो है ना ये फोक को रख देते तो उसको फिर भी सुनाई दे रहा होता है। लेकिन जब पेशेंट के अंदर होगा कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तो उसमें क्या होगा, जब आप इसको सामने लेके आएंगे तो जो पेशेंट है उसको वहाँ पे ये सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो इस केस में यहाँ पर जो बोन कंडक्शन है ये आपकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एयर कंडक्शन। इसके बाद यहाँ पर ये सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये नर्व ही डैमेज है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो है ना नॉर्मल वाला काम हो रहा होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये एयर कंडक्शन जो है आपकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बोन कंडक्शन। लेकिन इसमें क्या, यहाँ पर आपकी नर्व जो है ये आपकी वैसे ही डैमेज है। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पर जो नॉर्मली होता है ना, जितनी आपको एयर कंडक्शन सुनाई दे रही होती है पेशेंट को, एयर कंडक्शन और आपकी जो बोन कंडक्शन है ये नॉर्मल से भी उसको कम सुनाई दे रही होती है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल वाला फिनोमिना आपको नजर आता है, एयर कंडक्शन जो है ये आपकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बोन कंडक्शन। आप क्या करेंगे, जब जो पेशेंट उसके अंदर ये बोन के ऊपर वहाँ पर ये ट्यूनिंग फोक को रखेंगे तो उसको सुनाई दे रहा होगा। जब उसको वहाँ पे सुनाई देना कम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, एयर के सामने लेके आ जाएंगे और फिर से उसको जो है ना ये थोड़ी-थोड़ी सी ना वहाँ पे वाइब्रेशन वगैरह आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी एयर कंडक्शन जो है आपकी होती है मोर एज़ कम्पेयर टू बोन कंडक्शन। लेकिन जब आप बात करेंगे दोनों की, तो ये नॉर्मल से दोनों की दोनों आपकी वहाँ पे कम होती हैं। अच्छा, जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये वेबल्स टेस्ट की, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो उसमें जो पेशेंट है जो उसके वहाँ पे एबनॉर्मल वाली साइड होगी वहाँ पे उसको ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा। जब आप यहाँ पर देखेंगे सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तो उसमें जो उसकी नॉर्मल वाली साइड होगी वहाँ पर उसको ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा। इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर कंडक्टिव हियरिंग लॉस की और जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पे करवाएंगे रिनेज टेस्ट, तो यहाँ पर बोन कंडक्शन जो है आपको ज़्यादा सुनाई देगी एज कम्पेयर टू एयर कंडक्शन। और उसके बाद जब आप यहाँ पर बात करेंगे सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस की, तो यहाँ पर जो एयर कंडक्शन है ये आपको ज़्यादा सुनाई देगी एज कम्पेयर टू बोन कंडक्शन। लेकिन दोनों इस केस में नॉर्मल से आपकी
आपकी कम होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ना हियरिंग लॉस की यहाँ पर ये 2 टाइप्स तो हो गई, कंडक्टिव और उसके बाद यहाँ पर ये सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। आप यहाँ पर पेशेंट जो है उसको ये डायग्नोस भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो कॉमन कॉजेज़ हैं यहाँ पर ये हियरिंग लॉस की, उसमें यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ये प्रेसबाइक्यूसिस, और ये क्या है, यहाँ पर ये एज रिलेटिंग जो है ये आपकी प्रोग्रेसिव बायलैटरल सिमेट्रिकल सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। और इसमें क्या यहाँ पर जो ऑफन आपके होते हैं ना हाई फ्रीक्वेंसी वाला एरिया, वो आपका ज़्यादा इसके अंदर ना वहाँ पे सबसे पहले आपको वहाँ पे जो है ना ये सफ़र करता है। और ये आपको पता है हाई फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ पर सुनाई देगी, बेस पे। तो यहाँ पर जो आपकी बेस है ना ये आपकी सबसे पहले जो है ना यहाँ पर ये सफ़र कर रही होगी। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये होगा ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हेयर सेल्स ऑफ एट कॉक्लियर बेस। और यहाँ पर जो पेशेंट के अंदर होगी ना यहाँ पर ये लो फ्रीक्वेंसी वो आपकी प्रिजर्व्ड होगी, और जो पेशेंट है उसके अंदर ना आपको हेयरिंग एट अपेक्स जो है ये आपको सही से सुनाई दे रहा होगा। इसमें सिंपल आपने क्या याद रखना है, ये आपकी होगी एज रिलेटेड, और ये आपकी होगी प्रोग्रेसिव बायलैटरल होगी। उसके बाद यहाँ पर ये सिमेट्रिक होगी, दोनों साइडों पे ना उसको वहाँ पे ये सिमेट्रिक हियरिंग लॉस ये आपको वहाँ पर ना जो है ये नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ होगी ये आपकी सबसे पहले उसके अंदर वहाँ पे जो है ना ये डैमेज होंगी। और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर जो लो फ्रीक्वेंसी है जो आपको वहाँ पे ये अपेक्स के ऊपर सुनाई देती है, वो यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये आपकी प्रिजर्व्ड होगी। इसके बाद दूसरी है यहाँ पर आपकी नॉइज़ इंड्यूस्ड आपकी हियरिंग लॉस, और इसमें आपने याद रखना है ये आपकी होगी बिकॉज़ ऑफ नॉइज़। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोबारा से आपकी जो हियरिंग आपकी है ना हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग, ये आपकी लॉस होगी सबसे पहले, फर्स्ट आपकी वहाँ पे लॉस होगी, लॉस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग फर्स्ट। और उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ना यहाँ पर आपके हो गया क्या, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये डैमेज होगा, डैमेज टू आपकी ये स्टीरियो सिलिएटेड सेल्स इन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये आपकी नॉइज़ की वजह से है, तो यहाँ पर ये सडन, उसके बाद ये एक्सट्रीमली लाउड नॉइजेज जो है कैन प्रोड्यूस हियरिंग लॉस ड्यू टू टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर। तो यहाँ पर जो है ना आपकी ये कोलिस्टीटोमा, इसको भी यहाँ पर देख लें। और इसमें सिंपल क्या होगा, जो आपका मिडल एयर है ना वहाँ पर आपको स्किन आपकी जो है ना ये ग्रो करना शुरू कर देगी। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये एबनॉर्मल ग्रोथ होगी ऑफ केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो आपकी वहाँ पर स्किन की एपिथेलियम होती है, ये आपको नजर आएगी इन मिडल एयर। और यहाँ पर सिंपल आपकी जो स्किन है रॉन्ग प्लेस पे आपको नजर आ रही होगी, मिडल एयर में आपकी नॉर्मली नहीं होती, यहाँ पर आपको स्किन जो है ये आपको एबनॉर्मली ग्रोथ करना शुरू कर देगी। और यहाँ पर आपकी ये यूजली एक्वायर्ड होती है बट कैन बी कंजेनिटल। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो आपके होते हैं ना ये प्राइमरी एक्वायर्ड, ये आपकी होती है ड्यू टू स्ट्यूशन ट्यूब डिसफंक्शन। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये प्राइमरी जो है ये आपकी एक्वायर्ड रिजल्ट्स फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्शन पॉकेट्स दैट फॉर्म ड्यू टू स्ट्यूशन ट्यूब डिसफंक्शन। और उसके बाद जब आप बात करेंगे सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी एक्वायर्ड जो है ये आपकी रिजल्ट करेगी फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। और ये आपको पहले से पता है, यहाँ पर जो परफोरेशन होगी ये आपकी होगी बिकॉज ऑफ ओटाइटस मीडिया। और उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ना यहाँ पर ये माइग्रेशन हो जाएगी, डेट परमिट्स माइग्रेशन ऑफ ये स्क्वैमस एपिथेलियम टू मिडल एयर। यहाँ पर ये आपने याद रखना है, सेकेंडरी में क्या होगा, यहाँ पर परफोरेशन होगी। और प्राइमरी में क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जो स्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन है ना ये आपको नजर आ रहा होगा। इसमें जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा विद पेनलेस ओटोरिया। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि आपकी मिडल एयर के पास है, तो ये आपकी जो ऑसिकल्स है ना उसको यहाँ पर ये इरोड कर सकती है। और उसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर आपको यहाँ पर ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाने का आस्क मी, and till then Allah Hafiz.